जी हाँ। JR कॉन्वेंट दोन में सत्र 20-21-22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी दोन, दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 9576466461। नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। ये नारद मीडिया का स्टूडियो है और आज हम एक खास प्रायोजन के लिए यहाँ एकत्रित हैं। आज अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की जो जन्म शताब्दी वर्ष है उसका समापन है। आपका जन्म 2 फरवरी 1922 को हुआ था और लगभग 1 वर्ष तक इनके जन्म जयंती पर यह कार्यक्रम चला। इस बारे में विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जितेंद्र वर्मा जी। आप ये जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद की जीवन संघर्ष और विचार है उस पर आपने एक पुस्तक लिखी है। आप पेशे से व्याख्याता हैं, सिवान के JD इस्लामिया कॉलेज में हिंदी विभाग में अब व्याख्याता है। इस पर हम विस्तृत बात करेंगे। जितेंद्र सर, सबसे पहले आप बताएं कि जगदेव बाबू की आज समाज में क्या प्रासंगिकता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, किसी के भी मरने के या जन्म के बाद याद करना उसकी प्रासंगिकता सिद्ध करता है। जगदेव बाबू आज होते तो 100 वर्ष के होते। उनके मरे हुए 1974 में उनकी हत्या हुई और आज देखिए वो लंबे समय तक सत्ता में नहीं रहे। ऐसे परिवार से थे जिसकी कोई विरासत नहीं थी, परंतु जगदेव बाबू के विचारों में दम था। उनकी हत्या हो गई, सरकार द्वारा प्रायोजित हत्या हुई और बहुत दिनों तक लगा कि वे भुला दिए जाएंगे, परंतु विचार कभी नहीं मरता है। देखिए, आज बिहार में और बिहार के बाहर भी धीरे धीरे उनका विचार फैला। अच्छा, जिसके विचारों में दम रहेगा उसको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों यहाँ दबाइएगा तो वहाँ विदेश में उसका विचार आएगा। तो जगदेव बाबू के विचारों में शक्ति है, उसकी प्रासंगिकता है। अच्छा, एक बात कही जाती है कि कोई आदमी क्यों प्रासंगिक रहता है, तो इन्हें बिहार का लेनिन भी कहा जाता है। लेनिन भी कहा जाता है। देखिए, लेनिन के बारे में या साम्यवाद के बारे में धारणा है कि जो गरीब के बारे में लड़े वो कम्युनिस्ट है। जगदेव बाबू हालांकि वामपंथी दलों से कभी नहीं जुड़े थे, परंतु वो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे थे और बिहार लेनिन उनके जीवन काल में ही उन्हें कहा जाने लगा था। और मैं प्रासंगिकता के बारे में बता दूं एक बात जो है। लेकिन बिहार में 2 बार जो सरकार बनी, एक महामाया बाबू की और कर्पूरी ठाकुर, उसको बनवाने में और उनको चलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। नहीं, देखिए, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जीते थे ये जब महामाया बाबू पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, परंतु वह सरकार सामाजिक न्याय, जैसे उन लोगों ने लोहिया जी का बड़ा प्रसिद्ध नारा था कि लोहिया जी ने बांधी गांठ, पिछड़ा पाए 100 में 60, परंतु जब उनके दल की सरकार बन गई तो इस मांग को उन लोगों ने भुला दिया, कहा कि हम नहीं जानते। लोहिया जी ने भी कई बार जगदेव बाबू ने कहा, परंतु लोहिया जी ने ध्यान नहीं दिया। तब इन्होंने सरकार गिरा दी और दरोगा बाबू बने। महामाया बाबू के बाद BP मंडल बने मुख्यमंत्री। उस सरकार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर दरोगा प्रसाद राय जी बने, उसमें भी दूसरे स्थान पर थे। प्रासंगिकता वाली बात तो मैं बता दूं, समाजशास्त्र में कई सूत्र हैं कि जो समाज बदलता नहीं है वहीं पर पुराने लोगों की प्रासंगिकता रहती है। तो देखिए, जगदेव बाबू जिस बात के लिए लड़ रहे थे वह अभी पूरा नहीं हुआ। मान लीजिए जगदेव बाबू जिस बात के लिए लड़ रहे थे या कोई भी व्यक्ति, अगर वह मांग पूरा हो जाए तो उसकी प्रासंगिकता खत्म हो जाती है। जगदेव बाबू की जो लड़ाई थी, जो सपना था, वो अभी भी अधूरा है, इसलिए इनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। ये जो जगदेव प्रसाद जी हैं, इनका सिवान भी आना जाना रहा है। रामाशीष वर्मा जो आपके परिवार के दादाजी हैं, ये इनके पास आना है और जैसा कि मैं देख रहा हूँ उनमें एक उनकी हस्तलिखित इसमें एक जो है उनकी एक चिट्ठी भी है। उन्होंने
अपने हाथ से लिखा है रामाशीष वर्मा जी को, और उनकी एक चिट्ठी है। क्या है इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जगदेव बाबू या बहुत जो समाजवादी धारा के नेता थे, कर्पूरी ठाकुर थे, सिवान के एक नेता थे सभापति बाबू, मेरा घर उनका अड्डा था। हालांकि मेरे दादाजी सीधे सीधे राजनीति में नहीं थे। वो गांव में जब तक निर्विरोध की स्थिति रही वे मुखिया रहे। जब चुनाव की नौबत आई तो उन्होंने चुनाव छोड़ दिया, परंतु आना जाना था घर पर। जितनी शक्ति थी हम लोगों ने समाजवादी धारा में मदद किया। और वो पत्र तो कई लोगों के थे, परंतु उस तरह की प्रवृत्ति नहीं थी रखने के लिए, संग्रह करने के लिए। एक पत्र बच गया था जब सम्यक प्रकाशन से जगदेव बाबू की पूरी रचनावली छप रही थी, तो बहुत जिद करके उन लोगों ने मांगा। तो वो पत्र, उसमें जगदेव प्रसाद संपूर्ण वाङ्मय जो है उसमें भी संकलित है ये पत्र। आपने ये पुस्तक लिखी है और तकरीबन ये पुस्तक जो है 56 पृष्ठों में है, और आपने बड़े दुबले पतले इसको क्लेवर दिया है, लेकिन इसमें बहुत अनूठी बातें भी हैं। ऐसा इस पुस्तक में गुण क्या है जिसे आज की नई पीढ़ी को पढ़ना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जगदेव बाबू के पास कोई विरासत नहीं थी, बहुत कम दिन तक सत्ता में रहे, और जो भी जीवन बीता बड़ा संघर्ष में, बड़ा कष्ट में बीता। उसके बाद उनकी जीवनी कहीं नहीं थी, वो किंवदंती की तरह थी। अच्छी, बहुत सारे हमारे नायक जो धारा के विपरीत लड़ते हैं, जो मुख्य धारा है, शक्तिशाली धारा है, जो सत्ता में धारा है, उसके खिलाफ जो लड़ते हैं वे किंवदंतियों में खो जाते हैं। तो मेरा यही प्रयास था कि ऐसे लोगों को, जगदेव बाबू हुए या और बहुत सारे लोग हैं, जैसे भिखारी ठाकुर पर मैंने किताब लिखी, और बहुत सारे नायक हैं, मातोइन माई हैं, जिन लोग सत्ता के खिलाफ लड़ते हुए कहीं ना कहीं मारे गए, वैसे लोगों को प्रकाश में लाने के लिए किताब मैंने लिखी। और इसलिए किताब प्रासंगिक है। हाँ, प्रासंगिक है और नई पीढ़ी के लिए है। हाँ, नई पीढ़ी के लिए। और मैं आपको बताऊं, एक सूचना दूं कि अल्पकाल में ही इसके 3 संस्करण हुए। ये किताब बेस्ट सेलर है, सम्यक प्रकाशन से छपी है, और पतली किताब है और कहानी की तरह है। उसमें बहुत गंभीर मैंने नहीं बनाया है, वो कहानी की तरह है, जीवन की घटनाओं को कहानी की तरह है कि लोग पढ़ के आगे बढ़ जाए। अंतिम प्रश्न आपसे, ऐसा माना जाता है कि इनकी हत्या की गई, ये जो है सरकार की तरफ से बहुत कुछ नहीं हुआ। क्या ये माना जाए कि जो आज के नेता हैं इन्हें भुला दिए, लेकिन कुछ विचारधारा वाले लोग इनको याद रखे हुए हैं? इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जगदेव बाबू की जब हत्या हुई तो बिहार में कोई सरकार नहीं थी। उस समय राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, राज्यपाल सारा काम देख रहे थे, परंतु जो केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, उसके नेता बिहार में बड़ी सक्रिय थे। राज्यपाल तो बाहर के रहते हैं, तो उनको क्या पता है स्थानीय जगत। सारा ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, इनकी हत्या सार्वजनिक रूप से की गई, उस संदेहास्पद कहीं नहीं है। और प्रखंड मुख्यालय में शांतिपूर्ण ढंग से धारणा चल रहा था, और पुलिस ने सबके सामने गोली मार दी। जी। अच्छा, गोली मारने के बाद बड़ी खराब स्थिति पैदा हुई, जब उनको इलाज के लिए नहीं ले जाया गया, बड़ी निशंस तरीके से उनके तड़पते हुए जिस्म के साथ दुर्व्यवहार किया गया, और सरकार ने 100 को गायब कर दिया, कहा कि हम नहीं जानते। बाद में बहुत सारे नेता जो हैं राज्यपाल भवन के सामने धारणा पर बैठे, तब जाकर के उनके 100 को राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। और उनकी हत्या किसने की, जैसे सार्वजनिक रूप से तो सभी लोग जानते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता थे, बाद में नीतीश कुमार के कैबिनेट में मंत्री भी बने, परंतु किसी सरकार ने, उनकी हत्या के बाद कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार बनी, लालू जी की सरकार बनी, कांग्रेस की तो बात ही हटाइए, फिर नीतीश कुमार जी 17 साल से सत्ता में हैं, किसी ने इनकी हत्या के जांच की या दोषी व्यक्तियों को दंडित करने, वो प्रतीकात्मक ही सही, यह जानने का हक है कि आखिर किसने षड्यंत्र करके उनकी हत्या कराई। ये है। अब परंतु सभी लोग कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उससे लड़ने में डरते हैं। आपको मैं बता दूं,
जितेंद्र वर्मा जी ने बड़ी परिश्रम से इस पुस्तक को लिखा है और ये पुस्तक की लोकप्रियता है कि इसका प्रथम संस्करण 2012 में आया, द्वितीय 18 में और तीसरा 2021 में आया है। और ये पुस्तक जो है इसको पढ़नी चाहिए। ये जगदेव बाबू की है। जगदेव बाबू 2 फरवरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 फरवरी 1922 को, उस समय तत्कालीन गया जिला था जो आज अरवल है, वहीं पर उनका जन्म हुआ। और 5 सितंबर 1974 को उन्हीं के ब्लॉक में, और उसी ब्लॉक के ऊपर उनका कोई धरना वगैरह चल रहा था जहां उनकी हत्या की गई। आप व्यक्ति को मार सकते हैं लेकिन उसके विचार को आप नहीं मार सकते हैं, और इसलिए आने वाले युगों तक जगदेव प्रसाद की विचारों की प्रासंगिकता रहेगी। और मलाल बस इतना ही है कि ऐसे बिहार के लेनिन को और ऐसे विचारधारा को जो बिहार ने खो दिया। इनका यही कहना था कि जो 10 हैं ये 90 पे शासन करते हैं, और जो 90 का जो संसाधन है वो 10 हड़प जाते हैं। आखिर क्यों? और ये सवाल जो है वो कहीं ना कहीं आज भी बना हुआ है। जितेंद्र वर्मा जी ने इस पर कुछ प्रकाश भी डाला है। जितेंद्र वर्मा जी, आपने जगदेव बाबू के बारे में इतनी अच्छी पुस्तक लिखी है और आपने उनके विचारों के बारे में बताया, इसके लिए आपको बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद।